नमस्कार साथियों, कहना ज़रूरी है चैनल सुधा उपाध्याय के यूट्यूब श्रृंखला में, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम अजंता देव जी के साथ हैं। शोधार्थियों, जोधपुर के प्रवासी बंगाली परिवार में जन्मी अजंता देव हिंदी कविता जगत के लिए एक सुपरिचित नाम हैं। जयपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। लगभग 40 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं लेखन में, शास्त्रीय गायन में भी। मूलतः अजंता देव कवि हैं। उनके 4 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। राख का किला, एक नगर बधू की आत्मकथा, घोड़े की आंख में आंसू और बेतरतीब। अभी कविता श्रृंखलाओं पर और काम कर रही हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे साहित्य की दुनिया में, कला जगत की दुनिया में, कविता की दुनिया में कि अजंता देव नृत्य, संगीत, गीत और अन्य कलाओं में जैसे कि चित्रकला में भी प्रवीण हैं, दक्ष हैं। चाहे कविता हो या कहानी, जीवन, इन सब में अजंता देव बिना किसी दुविधा के अपनी हर बात को स्पष्ट कहने में, खरा खरा रचने, कहने, रहने, सुनाने का दम हम रखती हैं। वैचारिक स्पष्टता की बात हो, उनकी कविताओं की ये विशिष्ट पहचान बनती है। गहरे संपृक्त अनुभवों और संवेग से निकली हुई इनकी कविताएं, जितनी गहराई से वे उतरती हैं पन्नों पर, उतने ही गहरे हमारे मनों में उतर जाती हैं। अजंता देव शास्त्रीय संगीत, गायन और नाटक, नृत्य और चित्रकला में भी अपना अनुभव संसार जी रही हैं। इन्होंने बच्चों की दुनिया में भी अपना गहरा नाता जोड़ा। गल्प हो या नानी की हवेली, इनके ज़रिए उन्होंने बच्चों की दुनिया से भी अपने संवेदन को जोड़ा। राजस्थान पत्रिका और धर्मयुग में इन्होंने पत्रकारिता भी की। 1983 में भारतीय सूचना सेवा में संलग्न रही। करीब 2000 से लगातार अजंता देव स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, सक्रिय शास्त्रीय गायन में और अपने अनुभव, संवेदना और स्मृतियों को संजो रही हैं। शोधार्थियों, आज हम अजंता देव की कविताएं पढ़ेंगे और जिएंगे। पहली कविता है, चुन लेने पर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तय हो जाती है नियत और नियति। चुनते ही आधा रह जाता है प्रेम, आधी बन जाती है घृणा। शुरू में सब कुछ पूरा होता है, जैसे बच्चे जो नहीं चुनते हमें, अचानक साथ हो जाते हैं। बाद में कभी आ ही जाती है चुनने की कला, आरी की तरह हाथ में, जिससे बनाने लगते हैं कभी मेज, कभी कुल्हाड़े। यानी जो कटती है और जो काटती है, इसकी हुनर, इसका सयानापन, इसकी समझदारी और अपना और पराया, होना न होना, उपस्थिति अनुपस्थिति, मासूमियत, संजीदगी, इन सब की पहचान दुनियावी भाषा सिखाती है, दुनियावी संगतियाँ सिखाती हैं। लोक जीवन को जीते हुए, लोक व्यवहार करते हुए, बल्कि क्या कह सकते हैं, हिसाबी किताबी दुनिया में जीते और मरते हुए, जैसे जैसे हम सयाने होते हैं, हमारे भीतर की वो कोमलता, हमारे भीतर का वो जो दुराव छिपाव नहीं जानता, जो पूरापन जानता है, कुछ भी आधा अधूरा नहीं जानता, वो तभी तक बचा रह सकता है जब तक हम इस यांत्रिक दौर में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं खुद से अपने अनुभव पर, और तय करते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष, तय करते हैं नियति और नियत। तो अजंता देव की ये गंभीर कविता कहती है, प्रेम जैसे पूरेपन में ही पाया जा सकता है, दिया जा सकता है। घृणा भी कभी आधी अधूरी नहीं होती। ये पूरे ही जिए जा सकते हैं, भोगे जा सकते हैं। एक बच्चा ही इस बात को बड़े सलीके से समझ सकता है कि पूरापन होता क्या है। पूरे मन से देना, पूरे मन से हो जाना, पूरे मन से रमना, पूरे मन से डूबना, ये बच्चा समझ सकता है। हम हिसाबी किताबी लोग, हम दुनियावी लोग इसे समझ नहीं पाते। अजंता देव की ये कविता निश्चित तौर पर अपने अर्थ की अनुगूंज में शोधार्थियों बहुत सारी परतों को खोलती है कि यही हाथ,
जो संभालने की का गुर जानते हैं, जो सहेजने का गुर जानते हैं, जैसे जैसे सयाने होते जाते हैं और दुनियावी भाषा में जीने लगते हैं, इन्हीं में से कोई कुल्हाड़ी बनता है और कोई मेज, यानी मेज जिसे तराश कर कुल्हाड़ी ही तराश कर मेज बनाती है, तो कटने और काटने की प्रक्रिया में हम शामिल हो जाते हैं। दूसरी कविता है, वे वरिष्ठ हैं जैसे मुर्गी अंडे से, पानी मछली से और बंदर मनुष्य से। उनके हाथों में है वरिष्ठता सूची, जिसमें दर्ज हैं तारीखें और कुछ ब्यौरे, जैसे अपराह्न, पूर्वाह्न आदि। उन्होंने हर काम मुझसे पहले किया है। मैंने बहुत बाद में दिखाया है घटियापन, बाद में की मूर्खताएं, बहुत बाद में बोला है झूठ। हथियार डाले हैं बहुत बाद में मैंने, वे पृथ्वी पर आए हैं मुझसे पहले और जाएंगे भी शायद। जब झड़ जाते हैं पुराने पत्ते, तब कहीं निकलती हैं कोपलें, जो और सुंदर बनाती है दृश्य आने वाले बसंत का। ये कविता कई मायनों में श्रेष्ठ है, बेहतरीन है कि पतझड़ से भूमिका बन जाती है बसंत के आने की। वे जो वरिष्ठ हैं, उनकी मूर्खताएं, उनका झूठ, उनका छल, उनका प्रपंच, भले वे दुनिया में हमसे पहले आए क्योंकि वरिष्ठ हैं, लेकिन अपने अनुभव संसार को, अपने संवेदन को, अपनी स्मृतियों को अगर मानवीयता से नहीं जोड़ा, सरोकारों से नहीं जोड़ा, दुखियों और दरकार जिनको है उनके साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ, वो किसी के काम आ जाने की, किसी के काम में शरीक होने की, किसी के साथ संग साथ निभाने की अगर हमने कुवत नहीं की, तो फिर हम जो कनिष्ठ हैं, जो वरिष्ठ नहीं हो पाए, हम उनसे बहुत अलग हैं। बहुत बाद में हमने यह हिसाबी किताबी दुनिया रची, उस छल प्रपंच को बहुत धीरे धीरे समझा और हम उनके बाद दरअसल उसका अनुकरण करते रहे, उसे अपनाते रहे और मानते रहे। पर पहली गलती तो वहीं से हो गई जहाँ समूची सृष्टि, समूची नैतिकता, मानवीयता आहत हुई। तो इन वरिष्ठों से सीखा क्या जाए? हम कनिष्ठों ने जो कुछ सीखा वही दाय में लौटा रहे हैं, और वो वही झूठ है, वही छल है, वही मूर्खताएं हैं। इसलिए जब उनके जाने के बाद, पीले पत्तों के झड़ जाने के बाद जैसे नई कोपल और नए पत्ते आते हैं, पुनः सृजन होता है, तो हर नाश अपने में सृजन को समेटे हुए होता है। तीसरी कविता है, गायब हो गए बाजार से सादे बटन। ये कविता बहुत बहुत प्यारी कविता है। गायब हो गए बाजार से सादे बटन, सूत के निवाड़ लगभग समाप्त हैं। चोटियाँ क्या गायब हुई कि परांदे भी निकल गए खरामा खरामा, धीरे धीरे। खरामा खरामा मतलब आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। पीतल पीछे खिसक गया धीरे धीरे, धुएं वाले इंजन खड़े रह गए और धुआं विलीन हो गया बादलों में। रेजगारी की बदल गई शक्ल, खत्म हो गए अनगिन रोजगार। मगर सबसे बुरी खबर अब भी बाकी है, बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है अफसोस। आज अजंता देव आपके सामने यह कविता लिख रही हैं तो अफसोस जता रही हैं कि ये चीज़ें जो हमें प्रकृति से जोड़ती थी, ये उपयोग की सुविधा की चीज़ें जो हमें नैसर्गिक सुख दे रही थी, प्राकृतिक सुख दे रही थी, हमें ज़मीनी बना रही थी, हमें मिट्टी से जोड़ रही थी, हमारे आदिम स्वभाव से जोड़ रही थी ये मूलभूत सुविधाएं, आज हमको इस बात का अफसोस हो भी रहा है कि ये धीरे धीरे लुप्तप्राय हैं, ये धीरे धीरे घट रही हैं, चुक रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। लेकिन अजंता देव चिता रही हैं अपने इस कविता में कि वो दिन भी आने वाला है और वो सबसे बदसूरत दिन होगा, वो सबसे ख़तरनाक दिन होगा जिस दिन ये बचा हुआ अफसोस भी ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन हम आप बैठकर इस पर विचार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे कि उफ, ज़मीनी और नैसर्गिक सौंदर्य और हमारी आदिम जो एक दूसरे के प्रति सद्भाव था, एक दूसरे के प्रति मेल भाव था, वो ख़त्म होता जा रहा है। अगली कविता है, साफ चमकीली हंसी सिर्फ खुद के लिए होती है स्त्रियों की।
तुम्हारे सामने वो पान दोखते और लिपस्टिक से ज़्यादा होती ही नहीं। क्या तुम जानते हो कब कब हंसी थी वह स्त्री? क्या तुम जानते हो कब कब हंसी थी वह स्त्री? जब तुम कमज़ोर थे, बेरोज़गार, डरे हुए, शंका और दर्प के बीच झूलते हुए थे। उसने खुद को बचाया हंसकर, उसने तुम्हें भी बचाया और हंस पड़ी मुँह छिपाकर। आते हुए भी हंसी थी तुम्हारे पीठ पीछे और जाते समय भी हंस देती है स्त्री, जिसे देख नहीं पाता पुरुष पीछे से। सहानुभूति के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, सद्भाव के स्तर पर स्त्रियां ही ये कर सकती हैं। उनका जीना, हुलसना, हंसना, खेलना, खिलखिलाना, सजना, संवरना, चमकना, दमकना, ये सब कुछ उनका अपने लिए होता है, अपने स्वाभिमान को, अपनी निजता को, अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए। और पुरुष इस दम में होता है कि ये सारे सौंदर्य प्रसाधन जो हैं, या ये सारे सौंदर्य सूचक, प्रेम सूचक जो संबोधन हैं, वो पुरुष हमें देता है। ये उस दंभ में पुरुष होता है। पुरुषों को उनकी बेरोजगारी की व्यथा से, उनकी कमजोरी से, उनके डर से, उनकी भीरुता से हम स्त्रियां बचा रही होती हैं, ढांप तोप रही होती हैं। हम स्त्रियां संवेदनात्मक धरातल पर किसी को ये न लग जाए, किसी को वो न लग जाए, किसी को बात तीखी या तलखी से न सुनाई दे, किसी को आँच न लगे, किसी को सच्ची खरी खरी बात चुभ न जाए, खुब न जाए। हम स्त्रियां इसके लिए भी सावधान होती हैं। तो अजंता देव इस कविता में स्त्री के पक्ष और प्रतिपक्ष पर, स्त्री और पुरुष के उस धरातल पर बात करती हैं कि जहाँ पुरुष लगातार शंकालु होते हैं और या अपने वर्चस्व की, अपनी बपौती की, जो पुरुष सत्तात्मक वर्चस्व है, उसको ढोने में इस बीच में वो कसमसाते रहते हैं। वे हमसे ज़्यादा दुविधाग्रस्त जीवन जी रहे होते हैं। वो रोजी रोजगार के लिए भटकते हैं, वो शंकालु होते हैं, वो स्त्रियों पर आसक्त होते हैं, लुप्त होते हैं, उन्हें प्रभावित और आकर्षित करना चाहते हैं। और जब प्रभावित और आकर्षित नहीं कर पाते और कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हम स्त्रियों की हंसी में उन्हें जो कड़वाहट, जो तिक्तता, या जो क्या कह सकते हैं, वर्चस्व पर पड़ती हुई चोट, इसके लिए भी हम सावधान होती हैं। स्त्रियां तो दब छुप कर हंस लेती हैं, आपस में बोल बतियाकर खिलखिला लेती हैं, लेकिन नहीं होने देती हैं उसको ज़रा सा भान, उसकी बेरोजगारी का, या उसके दुख का, या उसके डर का। तो ये स्त्रियां ही हैं जो समंदर की तरह सारा खारापन पी लेती हैं, अपने में समो लेती हैं। अगली कविता है, क्या एक चिरकाली चादर काफ़ी होगी मेरे जीवन भर के स्फुलिंग ढकने के लिए? चिंगारियाँ, स्फुलिंग, जो भीतर की दीप्ति है, आभा है, जो चमक है। क्या एक चिरकाली चादर काफ़ी होगी मेरे जीवन भर के स्फुलिंग ढकने के लिए? जैसे रोशन हुए थे कि तारे, क्या वैसे ही बुझ जाएंगे एक एक कर? जैसे खो दिया प्यार, क्या खो दूंगी प्यार के फरेब भी? आहा, बेहतरीन पंक्ति। जैसे खो दिया प्यार, क्या खो दूंगी प्यार के फरेब भी? बारिश की बूंदों की तरह टपक रही है मृत्यु, मेरे अंगारे छनक रहे हैं रह रह कर। जैसे गर्म तवे पर गिरती बूंदें छन छन की एक आवाज़ देती हैं, बिल्कुल वैसा बिंब रच रही हैं अजंता देव इस कविता में, और कहती हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु तो होनी ही है, आनी ही है। और मृत्यु का दिनों दिन करीब आना, उसकी आहट सुनाई देना, उसकी दस्तक सुनाई देना, ठीक ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी पूरी ऊर्जा पर, मेरी चिंगारियों पर, मेरे स्फुलिंग पर, मेरे अंगारों पर जो भीतर दहक रहा है ओज, तेज, जो तमाम तरह के भाव हैं, उन पर वो छनक रहे हैं। यानी उन अंगारों पर जैसे उसकी छींटे, मृत्यु की जो बूंदें टपक रही हैं, जो बारिश हो रही है, उससे रह रहकर छनक रहे हैं। और वो धुआं, वो वाष्प बनकर मेरा सारा दुख, मेरे भीतर की वो बेचैनी और भीतर की जो कुलबुलाहट है, जो मुझे जिंदा रखती है, जो मेरे जीने की निशानी है, वह भाप होकर उड़े जा रही है। किसी सुबह ये सिर्फ कोयले रह जाएंगे,
ये लगातार पड़ती हुई मृत्यु की बारिश की बूंदें जो टपक रही है मेरे अंगारों पर, एक दिन ऐसा आएगा कि ये छन छन छनक भी खत्म हो जाएगी और सुप्त कोयलों की तरह भी रह जाएंगे। पूरी रात वर्षा के बाद अगर पूरी रात यह बारिश होती रही तो ये कोयलों में तब्दील हो जाएंगे, जो भी दहकते अंगारे हैं, जिनमें ओज है, तेज है, ऊर्जा है, गर्मी है, तपिश है, आँच है, सांच है, जो जो सृजन करती है, आँच ही सृजन करती है, जो तपाती है और पकाती है, जो परिपक्व कर देती है, जो बेचैनी देती है, जो तलब देती है कविता करने की। आहा अजंता देव, किसी सुबह ये सिर्फ कोयले रह जाएंगे। पूरी रात वर्षा के बाद कुछ बुझता है तभी जलता है कुछ। ये कविता की आखिरी पंक्ति दर्शन है, एक फलसफा कहती है कि दरअसल प्रलयंकारी स्थितियों में ही, प्रलय के बाद ही, हर नाश के बाद ही निर्माण है, हर प्रलय की रात के बाद एक सुबह की का सृजन है। तो जब बुझेगा नहीं कुछ, जब इस पार्थिव का नाश नहीं होगा, तब तक नया सृजन या नया कुछ कैसे जगेगा। बेहतरीन पंक्ति।